गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। टॉपिक जो है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, क्या अप्रोच हमारी रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो सब हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान दीजिए प्रेजेंटेशन पे और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपको समझ आए आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है और कहाँ पर आप अटक रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल्ड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल्ड तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम जानते हैं दो मासेस के बीच में क्या होता है, Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। तो मासेस तो फिक्स हैं, जी भी फिक्स है, तो जो फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये होगा। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया। तो डिस्टेंस को डबल कर दिया तो जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, तो आर डैश बिकम्स ट्वाइस, सो डिनोमिनेटर 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स भी 1/4 टाइम्स हो जाएगा, तो 1/4 एफ। ठीक है, या पूरा सॉल्व करेंगे तो एफ डैश वुड बी प्रोपोर्शनल टू 1/r डैश का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4r स्क्वायर, एंड 1/r स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एफ, सो एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 एफ। तो ये इस तरह से आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कीजिए। चलो देख लेते हैं एक बार। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास गो राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो दो पार्टिकल्स हैं, दोनों का मास बराबर है और दोनों आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो जब भी ऐसा सिस्टम अपने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण मूव करता है तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूव करता है। तो अगर आइडेंटिकल मासेस हैं तो सेंटर ऑफ मास इनके सेंटर पे हो जाएगा। अगर आइडेंटिकल नहीं होते तो भी वो दोनों पार्टिकल कहां मूव करते हैं, अपने सेंटर ऑफ मास के अलोंग। अब ये आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रहे हैं, तो यानी कि इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो इन दोनों से आर दूरी पर हो जाएगा। अब इन पार्टिकल्स को सर्कल में घुमाने के लिए, जैसे मान लो ये v स्पीड से घूम रहा है सर्कल में, तो सर्कल में घुमाने के लिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, इन्हीं के बीच का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो इनके बीच की टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2r। तो जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा इनके बीच में Fg, वही इनको सर्कुलर पाथ में घुमा रहा होगा, यानी कि वो मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन के बराबर हो जाएगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, Gm1m2 बाय आर स्क्वायर होता है। G दोनों मास बराबर हैं तो m स्क्वायर, और डिस्टेंस दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस लेनी है विच इज 2r। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच मास, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स इनको सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। तो इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। m से m कट गया, तो Gm/4r स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। तो r से r कट गया, तो v इज इक्वल टू 1/2 √Gm/r। ये ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी। ठीक है, मतलब इस ऑर्बिट के लिए जिसमें ये घूम रहे हैं। तो C वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। चलिए तो देखते हैं क्या करना है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन विद एंगुलर वेलोसिटी इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो सन है, ठीक है, और अर्थ उसके अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता हुआ हमको मानना है कि अर्थ ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ओमेगा।
फोर्स एक्सर्टेड बाय सन ऑन दी अर्थ। तो बेसिकली ये भी सर्कुलर मोशन टाइप का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है तो जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है। अगर एम मास का ऑब्जेक्ट आर रेडियस के सर्कल में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। यहाँ कौन घूम रहा है, अर्थ घूम रही है, तो अर्थ का मास आ जाएगा। ओमेगा हमें दे ही रखा है और आर जो है ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा जो हमें दे रखा है। तो ये सब चीजें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मास ऑफ अर्थ कितना दे रखा है, 6 × 10⁻24। ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 × 10⁻14 और आर ऑर्बिट का रेडियस 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। तो 3/2 × 10⁸। ये 2 से 4 कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 2। सो 2 × 3 is 6, 6 × 6 is 36 × 10⁻24 - 14, 10 हो जाएगा +8 यानी कि 18 हो जाएगा। तो एक मिनट, यूनिट में ये किलोमीटर है, इसको मीटर में करना पड़ेगा अपने को क्योंकि यूनिट्स में डिफरेंस आएगा। तो × 10⁻3 और आएगा यहाँ पर, तो 10⁻3 और आएगा तो यहाँ पर 3 और ऐड हो जाएगा। तो दिस इज 21। तो दिस वुड बी दी फोर्स इन न्यूटन। ठीक है, तो सब कुछ हमें एसआई यूनिट में लेना है। तो मास एसआई यूनिट में दिया ही हुआ था, ओमेगा दिया ही हुआ था, रेडियस किलोमीटर में दिया था, तो वी हैव टू टेक इट इन मीटर। सो करेक्ट आंसर वुड बी डी। चलो उसके बाद ये क्वेश्चन करो। चलो एक बार देख लेते हैं क्या करना है। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर्स ऑफ मून एंड अर्थ इज d। द मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स द मास ऑफ मून। तो मून का मास है अगर m, तो अर्थ का मास कितना है 81 m। और दे रखा है दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है d। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 0। अर्थ के सेंटर से कितनी दूरी पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा। मान लो पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा और इस डिस्टेंस को हम कुछ r मान लेते हैं। तो ये r है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी d - r हो जाएगी। ठीक है, अब फोर्स वहां पर 0 होगा जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाएगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P शुड बी 0। तो P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये जो अर्थ है, अर्थ के कारण कितनी आ जाएगी, g इंटू मास ऑफ अर्थ 81 m अपॉन r²। ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, gm/r²। ये फील्ड कहां की तरफ आएगी, अर्थ की तरफ आएगी। ऐसे ही मून के कारण मून की तरफ आएगी। दोनों की डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा तो रिजल्टेंट फील्ड 0 हो जाएगी। तो मून के कारण कितनी आएगी, gm/d - r का होल स्क्वायर। g से g कट गया, m से m कट गया। अच्छा, अब इसको स्क्वायर में सॉल्व करने की बजाय यहीं पे हम इसका रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो 81 का रूट आ जाएगा 9, r² का आ जाएगा r और ये आ जाएगा 1/d - r। अच्छा, मैथमेटिकली देखो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि प्लस माइनस साइन आना चाहिए, प्लस माइनस हमको लेना चाहिए। देखो मैथमेटिकली प्लस माइनस आएगा, लेकिन हमने देखो लॉजिकली हम बात करें तो फील्ड 0 कहां होगी, दोनों के बीच में ही होगी। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में अर्थ अपनी तरफ खींचेगी, मून अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो हमने डिस्टेंस मानी है r और d - r, तो दोनों ही पॉजिटिव आएगा। तो अगर ये 9/r वाली टर्म पॉजिटिव है तो ये टर्म भी पॉजिटिव होनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम फिजिकली बात कर रहे हैं कि फिजिकली दोनों चीजों का साइन कैसा आएगा, सेम आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसलिए हमको माइनस साइन लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 9d - 9r इज इक्वल टू r हो जाएगा, 9d इज इक्वल टू 10r हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू 9d/10 हो जाएगा। तो ये r की वैल्यू आ जाएगी 9d/10। ठीक है, तो d वुड बी दी करेक्ट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। चलो तो देखते हैं क्या दे रखा है और क्या करना है। मास m इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स xm एंड 1 - xm।
For a given separation, the value of x for which the gravitational attraction between the two pieces becomes maximum is. देखो ऐसे तो याद भी रख सकते हो, कभी भी अगर इक्वल मास को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या इक्वल चार्ज को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो फोर्स मैक्सिमम तब आता है जब वो दोनों पार्ट्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो सिंपली हम बता सकते हैं कि दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि आधा आधा मास हो जाए, m/2 m/2। इसको याद भी रखना चाहिए। बाकी सॉल्व कैसे करना है वो भी हम देख सकते हैं। तो जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या हो जाएगा, G m1 क्या हो गया, xm, m2 क्या हो गया, 1 माइनस xm बाय r स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे r फिक्स है, G फिक्स है, m फिक्स है, तो ये टर्म तो फिक्स है। वेरिएबल टर्म क्या है, x इंटू 1 माइनस एक्स, जिसको x माइनस एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। अब फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाली टर्म मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि मैं इसको एक फंक्शन मान लूं, एक फंक्शन हो गया हमारे पास x माइनस एक्स स्क्वायर। और कोई भी फंक्शन जब मैक्सिमम होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। तो f डैश x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 कर दें, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो x जब 1/2 के बराबर होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा। अच्छा, सवाल ये भी उठता है कि डेरिवेटिव 0 होता है तो वो मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। तो देखो यहाँ मिनिमा नहीं होगा, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मिनिमम तो तब होगा जब x 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। x 0 रखेंगे तो फोर्स 0 ही हो जाएगा, दैट इज द मिनिमम। या ऐसे बोल सकते हैं, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, x माइनस एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला। और पैराबोला में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। तो डाउनवर्ड पैराबोला में ये जो डेरिवेटिव 0 होगा, ये पॉइंट मैक्सिमा को ही डिनोट करेगा, मिनिमा को डिनोट नहीं करेगा। तो x इज इक्वल टू 1/2 पे मैक्सिमम आएगा, यानी कि फोर्स मैक्सिमम होगा जब x की वैल्यू 1/2 होगी। और इसको याद ही रखें कि चाहे हम एक मास को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, चाहे एक चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम तब आएगा जब वो बराबर बराबर पार्ट हो जाएंगे, ठीक है, आधा आधा हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। चलो देख लेते हैं क्या करना है इसमें। इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g at a height h above the surface of earth is the same as a depth x below it, then both x and h being much smaller than the radius of earth। तो अगर रेडियस ऑफ अर्थ से स्मॉल है h, तो g at height h को हम क्या लिख सकते हैं, g इंटू 1 माइनस 2h बाय r। लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला तभी लगता है इफ h इज लेस देन r, अगर h r से काफी कम है जो दे रखा है। और g एट डेप्थ d इज g इंटू 1 माइनस d बाय r। ये हम कभी भी लगा सकते हैं, बस ध्यान रखना है डेप्थ की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, अर्थ के रेडियस के बराबर। अब क्या करें, ये दोनों बराबर हैं। The change in value of g at a height h above the surface of earth is the same as depth h। तो चेंज कब बराबर होगा, जब g की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो g at height h is equal to g at depth d, इनको बराबर कर दें तो क्या आ जाएगा, यहां से g इंटू 1 माइनस 2h बाय r इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस, जहां पे डेप्थ को उन्होंने क्या बोला है, x बोला है, तो x बाय r हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा टर्म्स का भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, g से g कट गया तो 1 माइनस 2h बाय और 1 माइनस x बाय 1 भी कट जाएगा, यानी कि 2h इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2h, दिस इज द आंसर। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, जस्ट हमें जो कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं, फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान से अप्लाई करना है। चलो ये क्वेश्चन कीजिए। चलो तो ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, आयरन बॉल और वुडन बॉल है, सेम रेडियस आर रिलीज फ्रॉम अ हाइट h इन वैक्यूम। तो देखो अगर वैक्यूम पे है तो जो उसको टकराने का टाइम है, ये तो हम नॉर्मल केस ही मान सकते हैं कि हमने h हाइट से अगर बॉडी को ड्रॉप किया, ठीक है। अब चाहे वो h लार्ज भी हो स्मॉल भी हो, उसमें टाइम जो है वो मास से इंडिपेंडेंट आ जाता है, √2h/g आ जाता है अगर हम g को कांस्टेंट मान लेंगे।
अगर नहीं भी मानेंगे ये जी को कांस्टेंट, हाइट को ज्यादा भी मान लेंगे, तो जो उनके बीच में एसिलरेशन आएगा वो मास से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। फोर्स अपॉन मास करेंगे अगर कि जी एम एम बाय किसी आर डिस्टेंस पे ये फोर्स हो गया डिवाइडेड बाय मास, दिस वुड बी द एसिलरेशन। तो दिस एसिलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल। तो अगर मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो फिर बाकी सब चीजें तो सेम ही रहेंगी, तो इसलिए जो मोशन है सिमेट्रिकल होगा। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट होने से क्या अलग अलग हो जाएगा, डेंसिटी अलग होगी, डेंसिटी अलग होगा तो मास अलग होगा, लेकिन जो टाइम है वो मास से इंडिपेंडेंट आ रहा है, इसलिए आंसर वुड बी एग्जैक्टली सेम। ठीक है। अच्छा, एक डाउट ये है कि उनको वैक्यूम में छोड़ा तो आंसर डी आएगा, नहीं, वैक्यूम में छोड़ा तो ग्रेविटी थोड़ी लगना बंद हो जाएगी, ग्रेविटी तो वैक्यूम में भी लगेगी, ठीक है ना। ग्रेविटी के लगने के लिए एयर के होने की जरूरत नहीं है, तो ग्रेविटी वैक्यूम में भी अट्रैक्ट करेगी और टाइम जो है दोनों का सेम आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर वैक्यूम नहीं होता और एयर, मतलब एयर होती, ध्यान देखो देखो जैसा नॉर्मली एयर मानते हैं, लेकिन एयर रेजिस्टेंस अगर नेग्लेक्ट कर देते तो आंसर सेम आता, लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करते तो फिर आंसर क्या हो जाता, अलग अलग आ जाता, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस के कारण भी एक फोर्स लग जाता और उस फोर्स के कारण फिर आंसर में क्या होता, चेंजेस आ जाते। तो इसलिए वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर वैक्यूम में हमने रिलीज किया है या एयर में भी करते और एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते, देन दोनों केस में ये आंसर आ जाता एग्जैक्टली इक्वल। चलो ये क्वेश्चन करो। चलो एक बार देख लेते हैं। अ बॉडी वेज 700 ग्राम वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच विल इट वे ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट हुज मास इज 1/7 द रेडियस ऑफ एंड रेडियस इज हाफ ऑफ द अर्थ। तो बेसिकली जो वेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट और एक एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो मास जो है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट को हम अर्थ पे रख रहे हैं, स्पेस में ले जा रहे हैं, किसी प्लेनेट में ले जा रहे हैं, मास जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मास वाली टर्म तो कांस्टेंट हो गई, यानी कि वेट इज प्रोपोर्शनल टू जी आ गया। अब जी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमने देखा था जी एम बाय आर स्क्वायर, एम मास ऑफ प्लेनेट, आर रेडियस ऑफ प्लेनेट। अब इसमें भी जी तो कांस्टेंट है, तो वेट इज प्रोपोर्शनल टू एम बाय आर स्क्वायर। अब क्या कह रहे हैं कि हमने प्लेनेट का मास 1/7 कर दिया, तो मास के कारण वेट, जो नया वेट है वो कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। और रेडियस आधा कर दिया, तो रेडियस अगर आधा कर दिया r/2, तो रेडियस का स्क्वायर 1/4 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन वो डिनोमिनेटर में तो 4 का फैक्टर ऊपर आ जाएगा, तो 4 टाइम्स SAW आ जाएगा, तो यानी कि 4/7 टाइम्स वेट। अब एक्चुअल वेट कितना है, 700, तो 4/7 इंटू 700 दैट इज 400 ग्राम वेट, ये आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी बी, तो बी इसका आंसर आएगा। चलो ये क्वेश्चन करो, एक मिनट। अच्छा चलो देखो क्या करेंगे इसमें। The mass and diameter of a planet have twice the value of corresponding parameters of Earth. Acceleration due to gravity. तो ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है कि भाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, gm/r स्क्वायर। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास के प्रोपोर्शनल है और रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मास को हमने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, दोनों की मास एंड डायमीटर ऑफ अ प्लेनेट हैव ट्वाइस द वैल्यू ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर, दोनों ही डबल है, मास भी डबल है, डायमीटर भी डबल है। तो जी जो प्लेनेट पे आएगा क्या हो जाएगा, तो मास डबल करने से ये 2m हो गया, डायमीटर डबल है मतलब रेडियस भी डबल हो गया, रेडियस डबल हो गया तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हाफ gm/r स्क्वायर आएगा, यानी कि हाफ ऑफ जी कहाँ का, अर्थ का। तो अर्थ पे जी की वैल्यू 9.8 होती है, तो उसका आधा उस प्लेनेट पे कितनी हो जाएगी, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। तो देखो क्या करेंगे, इफ द अर्थ सडनली श्रिंक्स विदाउट चेंजिंग मास,
टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, gm/r²। अब क्या करें, अर्थ श्रिंक कर गई विदाउट चेंजिंग मास। तो मास में तो फर्क पड़ ही नहीं रहा, जी में फर्क पड़ता ही नहीं है। तो जी बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल आ गया, यहाँ पे r² के प्रोपोर्शनल आ गया। अब श्रिंक कर गई हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस, यानी कि नया रेडियस जो है वो पुराने रेडियस का आधा हो गया। तो जो नया g है, g' बोल दें, तो रेडियस डिनोमिनेटर में आ रहा है, रेडियस आधा हो गया तो उसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो 4 का फैक्टर ऊपर आ जाएगा, तो 4g आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी। चलो ये क्वेश्चन करो। चलो तो एक बार देख लेते हैं क्या करना है। द डेप्थ d at which the value of acceleration due to gravity becomes 1/n times the value at the surface। तो किसी भी डेप्थ d पे g की वैल्यू क्या होती है, g इंटू 1 - d/r। अब क्या करें, डेप्थ d पे जो g की वैल्यू 1/n टाइम्स होगा। इसका मतलब क्या है कि जो डेप्थ d पर g है इट इज g/n। ठीक है, और किस g/n इज इक्वल टू g इंटू 1 - d/r। ठीक है, तो हमें डेप्थ d ही बताना था कि d की वैल्यू क्या होगी। तो g से g कट गया, तो 1/n इज इक्वल टू 1 - d/r आ जाएगा। तो d/r इज इक्वल टू 1 - 1/n आ जाएगा। तो d जो है इज इक्वल टू r इंटू 1 - 1/n, ये d की वैल्यू आ जाएगी। या n को एलसीएम ले लें अगर हम, तो r n एलसीएम लेंगे तो ये n - 1, तो r इंटू n - 1 अपॉन n ये आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। चलो तो देख लेते हैं। एट व्हाट हाइट ओवर द अर्थ सरफेस, सॉरी ओवर द अर्थ पोल, द फ्री फॉल एक्सीलरेशन डिक्रीजेस बाय 1%। एज्यूम द रेडियस ऑफ, अब देखो 1% डिक्रीज, तो स्मॉल डिक्रीज हो रहा है। तो स्मॉल डिक्रीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो h लेस देन r के लिए लगता है। तो g एट हाइट h इज g इंटू 1 - 2h/r। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज क्या होता है, परसेंटेज चेंज इज g एट हाइट h माइनस ओरिजिनल g अपॉन g इंटू 100। दिस इज परसेंटेज चेंज। तो g एट हाइट h में से g को माइनस करेंगे तो g, ये एक्चुअली में क्या है, g माइनस g, या एक काम करते हैं इसको ऐसे लिखने की बजाय यहां पे मैं g कॉमन ले लूं, ठीक है ना, एक g ऑफ h में से और एक g में से। तो g ये आ गया 1 - 2h/r और एक -1 आ जाएगा। ठीक है ना, g एट हाइट h में से g कॉमन ले लिया और यहां से g कॉमन ले लिया, फिर डिवाइडेड बाय g इंटू 100। और ये सब चीजें आपको क्विकली करना आनी चाहिए, मैं जस्ट समझाने के लिए इतना टाइम देता हूं जिससे कि किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। तो 1 से -1 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा -2h/r इंटू 100। दिस इज परसेंटेज चेंज। अब डिक्रीज कर रहा है 1%, डिक्रीज मतलब नेगेटिव, तो परसेंटेज चेंज को क्या लिखेंगे, -1%। तो -1 इज इक्वल टू -2h/r इंटू 100। तो माइनस से माइनस कट गया। तो हमसे क्या पूछा था, किस हाइट पर ऐसा होगा, तो h इज इक्वल टू r/200 हो जाएगा। अब रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर, अपॉन 200 करेंगे तो 32 किलोमीटर आ जाएगा। तो एट 32 किलोमीटर हाइट g विल डिक्रीज बाय 1%। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। चलिए तो एक बार देखते हैं क्या करना है। At what altitude in meter will the acceleration due to gravity be 25% of that at the earth surface? अब altitude की बात कर रहे हैं, altitude मतलब हाइट।
अब देखो 25% का चेंज है, 25%, विच इज नॉट अ स्मॉल चेंज। हमने क्या देखा था, लगभग 4-5% तक का अगर डिफरेंस है तो हम क्या कर सकते हैं, वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हाइट पे g इंटू 1 माइनस 2h/r। लेकिन अगर 25% चेंज है तो g एट हाइट h क्या लगाना पड़ेगा, एक्चुअल फॉर्मूला gm/r प्लस h का होल स्क्वायर। 25% चेंज काफी ज्यादा चेंज है तो उसके लिए हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला होता है। तो क्या कह रहे हैं, एट व्हाट हाइट इन मीटर विल द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी 25%। और 25% हो जाएगा, ये भी नहीं बोले 25% डिक्रीज होगा, इट विल बिकम 25%। तो 25% होने का मतलब क्या है, 25/100 टाइम्स g हो जाए। 25/100 मतलब ठीक है, g एट हाइट h कितना हो जाए, 25%। वैसे सिंपल पता होना चाहिए, 25% का मतलब 1/4 होता है, ठीक है ना। 25% मतलब 1/4, 1/4, तो g/4 हो जाए g एट हाइट h। ये g/4 लिख दिया हमने, ठीक है, इज इक्वल टू, और या एक काम करें इसमें भी g को सब्स्टिट्यूट कर दें, जो हमें पता है कि g किसके बराबर होता है, g होता है gm/r²। तो ये रख दें हम यहां पर, तो 1/4 इंटू gm/r² इज इक्वल टू gm/r प्लस h का होल स्क्वायर। तो gm से gm कट गया, अब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, मतलब r प्लस h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, r प्लस h का होल स्क्वायर इज 4r²। स्क्वायर रूट कर दें दोनों तरफ, फिर से हमें पता है दोनों टर्म्स पॉजिटिव ही आएंगी तो प्लस साइन ही लेना है, माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है। तो r प्लस h इज इक्वल टू 2r, सो h इज इक्वल टू r। तो हाइट r के बराबर आएगी, और अगर अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस पूछते तो आंसर आता 2r। तो हमसे हाइट पूछी है तो हाइट वुड बी r, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जनरल फॉर्मूला ये वाला होता है, तो जनरली तो यही यूज करना है, वो g इंटू 1 माइनस 2h/r तभी यूज करना है जब एक तो g का परसेंटेज चेंज स्मॉल हो, या तो ऐसे दिया हो, या हाइट रेडियस की कंपैरिजन में कम हो। कम मतलब लगभग 4-5%, 4-5% मतलब 200-300 किलोमीटर तक हम उसको वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, चलो तो क्या कह रहे हैं कि जैसे अर्थ है तो एंगुलर स्पीड अर्थ की डबल हो गई, तो अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर घूमती है, उसकी एंगुलर स्पीड डबल हो गई। तो एक पार्टिकल जो पोल पर है उसमें g का क्या फर्क पड़ेगा। देखो एक्चुअली अर्थ के रोटेशन के कारण भी g में चेंज आता है। अगर ये जो अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाली लाइन है, इससे अगर एंगल कुछ इक्वेटर वाली लाइन से इसका एंगल है कुछ लैम्डा, जिसको लैटिट्यूड भी बोला जाता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड। तो यहां पर जो g की वैल्यू आती है, g इफेक्टिव, ये आ जाती है g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये g की वैल्यू होती है। अब इससे देखेंगे लैम्डा पे डिपेंड करती है। अब अगर मैं इक्वेटर पे बात करूं तो ये इक्वेटर वाली लाइन हो गई, तो इक्वेटर पे लैम्डा 0 हो जाता है, तो g एट इक्वेटर, ठीक है, अर्थ के रोटेशन के कारण भी g में फर्क पड़ता है। तो इक्वेटर पे लैम्डा 0 हो गया, कॉस लैम्डा कितना हो गया 1, तो g की वैल्यू क्या हो जाती है, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, ये मिनिमम वैल्यू होती है। तो अर्थ के रोटेशन के कारण मिनिमम वैल्यू कहां आती है, इक्वेटर पे। लेकिन पोल पे अगर बात करते हैं तो पोल के लिए लैम्डा कितना हो जाता है 90 डिग्री, लैम्डा 90 यानी कॉस लैम्डा 0, तो वो g के बराबर ही हो जाता है। तो अगर मैं ओमेगा को चेंज भी कर रहा हूं तो पोल की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इक्वेटर की वैल्यू पे फर्क पड़ता है। अगर मैं ओमेगा को चेंज कर रहा हूं तो इक्वेटर पे जो वैल्यू है वो क्या हो जाती, चेंज हो जाती। तो ये भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि जनरल फॉर्मूला अर्थ के रोटेशन के कारण क्या होता है, इसकी भी कई बार जरूरत पड़ जाती है। तो पोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो आंसर वुड बी सी। चलो ये क्वेश्चन देखो, चलो तो देखते हैं क्या करना है। एट द सरफेस ऑफ अ सर्टेन प्लैनेट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/4 ऑफ दैट ऑन द अर्थ।
If a brass ball is transported to this planet, then which of the following statement is not correct? देखो क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ना है, कई बार हम बिना सोचे समझे करेक्ट ऑप्शन पे चले जाते हैं, यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द मास ऑफ द ब्रास बॉल ऑन दिस प्लेनेट इज अ क्वार्टर ऑफ मास एज मेजर्ड ऑन अर्थ। तो मास ऑफ द ब्रास बॉल ऑन दिस प्लेनेट इज अ क्वार्टर ऑफ इट्स, मास तो सेम ही रहता है, तो ये एक मिनट इनकरेक्ट आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ आंसर गलत दिया हुआ है। द वेट ऑफ द ब्रास बॉल ऑन दिस प्लेनेट इज अ क्वार्टर ऑफ द वेट एज मेजर्ड ऑन अर्थ। तो वेट जो है वो क्वार्टर हो जाएगा, तो ये सही है। द ब्रास बॉल हैज द सेम मास ऑन द अदर प्लेनेट एज ऑन द अर्थ, तो ये भी सही है। द ब्रास बॉल हैज द सेम वॉल्यूम ऑन द अदर प्लेनेट एज ऑन अर्थ, तो वॉल्यूम भी सेम ही रहेगा। ओके, तो करेक्ट आंसर वुड बी ए। ओके, इसमें आंसर गलत दे रखा है एक्चुअली, जो आंसर मतलब आंसर वाली स्लाइड है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो करेक्ट आंसर इज ए। तो जिन लोगों का भी आंसर ए आया है दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत दे रखा है इन्होंने, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए। मास जो है मतलब सॉरी, ए स्टेटमेंट तो यही है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, चलिए ये क्वेश्चन है, इसको देखिए। चलो तो देखते हैं क्या करना है। वेट ऑफ 1 kg बिकम्स 1/6 ऑन मून। तो वेट की बात करना है, वेट 1/6 हो गया, यानी कि g एट मून इज 1/6 ऑफ g एट अर्थ। इसको याद भी रखना है, ये होता ही है ऐसे, इंफॉर्मेशन कई बार नहीं भी दिया तो हमें ध्यान रखना है मून पे g की वैल्यू अर्थ की g की 1/6 होती है। इफ द रेडियस ऑफ मून इज दिस मच, द मास ऑफ मून वुड बी, तो g एट मून क्या हो जाएगा, g इंटू मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स g ऑफ अर्थ। अब इसमें g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर किसी को अर्थ का मास नहीं पता है, नहीं याद है, तो g ऑफ अर्थ पे जो वैल्यू उसी को हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, विच इज 9.81 या अप्रोक्सीमेटली 10 भी लिख सकते हैं इसको। तो यहां से हम मास ऑफ मून निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो मास ऑफ मून इज 1/6, या 6 से चाहे तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 9.81 को। तो 6 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 1 इज 6, बचा कितना 38, 6 इंटू 6 इज 36, बचा कितना 21, तो अप्रोक्सीमेटली 1.63 आ जाएगा। इंटू रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, तो 1.768 है, इसको 1.8 मान लें, तो 1.8 का स्क्वायर, तो 1.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1.8 का स्क्वायर रफली हमारे पास तो 324 होता है, तो 3.24, ठीक है, अपॉन जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी की वैल्यू तो 20/3 यूज कर लेते हैं, तो 20/3 इंटू 10 की पावर -11। तो इस तरह से हम इसको रफली सॉल्व कर सकते हैं। 3 से मतलब 2 से काटोगे 10 आएगा, ये आ जाएगा 1.62। तो 1.6 इंटू 1.16 का स्क्वायर 256 होता है, थोड़ा उससे बड़ा है 256, तो 2.56 अप्रोक्सीमेटली 2.6 मान लें इंटू 3, और ये नीचे 10 की पावर -10 बचेगा, तो ऊपर 10 की पावर 10 चला जाएगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ की क्या अपन ने यहाँ पे, अच्छा रेडियस में एक 10 की पावर 6 भी था, वो मैं भूल गया था, तो 10 की पावर 6 का स्क्वायर 10 की पावर 12 और आएगा, तो 10 की पावर 12 एंड 10, तो 10 की पावर 22 आ जाएगा। तो रफली ये आएगा हमारे पास 7.8 के आसपास इंटू 10 की पावर 22, यानी कि करेक्ट ऑप्शन, अच्छा 2 ऑप्शन क्लोज दे रखे हैं इन्होंने, बी और डी, तो थोड़ा सा हमें और एक्यूरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा एक्यूरेटली सॉल्व करोगे और तो आंसर वैसे इतना मतलब 7.8 आ रहा है, तो उसके ज्यादा नजदीक डी वाला ऑप्शन है।
तो ये आ जाएगा। फिर भी 2 आंसर अगर क्लोज हैं तो हम थोड़ा सा और एक्यूरेट कैलकुलेशन पे जा सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी।